मैं हूँ रविंद्र उपाध्याय और जैसा कि आप सब जानते हैं कि संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई सालों से। और कैसे जुड़ा, क्या हुआ, कैसे जीवन चला, शुरुआत कैसे हुई, उस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपसे आज करेंगे। तो बचपन मेरा एक बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे परिवार में मेरा गुजरा है। मेरे फादर जुडिशल ऑफिसर थे, तो घर में पढ़ाई लिखाई का बढ़िया माहौल रहता था। और साथ ही हम 3 भाई बहन हैं, तो मुझसे बड़ी दीदी हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि दीदी और मम्मी दोनों ही बहुत सुरीला गाती हैं, अब भी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, प्रोफेशनल नहीं है। तो होता ये था कि घर में अच्छा संगीत सुनने का एक बड़ा बढ़िया माहौल रहता था बचपन से। मैंने बचपन से अपने घर में रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, किशोर दा के बढ़िया बढ़िया शानदार, लता जी के अच्छे बढ़िया गाने जो हैं वो फिल्मी गाने खूब सुने। और जब बड़ा स्कूल में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे कई कॉम्पिटिशन्स में, या जो है स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम्स में, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता था। तो यूँ करके बचपन में एक जो नॉर्मल अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह से संगीत रहता था मेरे साथ। और मैं खैर मेरा बहुत मन भी था संगीत से जुड़े रहने का। तो यूँ करके बचपन से मैं लगातार संगीत से जुड़ा रहा। और स्कूल से कॉलेज आए, कॉलेज आने के बाद जब उम्र थोड़ी सी बढ़ी तो जगजीत सिंह जी की गज़लें सुनने का शौक़ लगा। और उस शौक़ की वजह से एक कहना चाहिए कि एक सीरियस म्यूज़िक को सुनने का, एक कहना चाहिए लिरिक्स को समझने की एक समझ जो है वो बढ़ने लगी। शेर व शायरी किस तरह से होती है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखने लगे, समझने लगे। और इसी दौरान एनसीसी में जब मैं एज अ कैडेट मैंने सी सर्टिफिकेट किया है एनसीसी से, तो उन एनसीसी के 3 सालों के दौरान आरडीसी यानी कि रिपब्लिक डे कैंप 1995 में मैंने किया। और तब एक कहना चाहिए कि एक लीड सिंगर के रूप में मैं उभरा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जब एनसीसी के बहुत सारे कैंप्स के दौरान हम लोगों को परफॉर्मेंसेस वगैरह करनी होती थी, तो मैं ही लीड करता था उसे। और यूँ करके आवाज़ भी थोड़ी सी खुली, दोस्तों का प्रोत्साहन मिला। इनिशियली यही होता है कि जब आपके यार दोस्त आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आप वो चीज़ थोड़ा सा वो सीरियसली लेने लग जाते हैं, आप उसको समझते हैं कि हाँ यही ठीक है। तो ऐसा करके मेरी सिंगिंग की ठीक से शुरुआत हुई। ये 96-97 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर 97 में मैं आकाशवाणी जयपुर से अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी हो गया। मैंने अपना ऑडिशन दिया और अप्रूव हुआ। तो यूँ करके कॉलेज लाइफ और म्यूज़िक एक साथ चलते रहे। इधर मेरा बीए पूरा हुआ और साथ में बस जैसे ही बीए पूरा हुआ तो मैंने अपने पापा के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए मैंने भी एलएलबी में एडमिशन ले लिया। और एलएलबी फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तो अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीसी में मैं था, तो मुझे संगीत का शौक़ तो था, लेकिन करियर के रूप में मैं कभी सोचता नहीं था कि मुझे संगीत में करियर बनाना है। मुझे तो फौज में जाने का बहुत सवार था, क्योंकि सी सर्टिफिकेट हम लोगों ने कर लिया था। यूनिफॉर्म की जो चमक होती है, दमक होती है, वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी। तो मैं लगातार अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता। सीडीएस के एग्जामिनेशंस मैंने 3 बार पास किए। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आप सब जानते हैं। तो वो पास करने के बाद 3 बार मैं इंटरव्यूज़ तक पहुंचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सेना में नहीं जा सका। और मुझे यहीं अपने एलएलबी पूरा, इस बीच में मेरा एलएलबी भी पूरा हो चुका था, तो मैंने अपनी वकालत शुरू कर दी। साथ में कोशिश की पुलिस में भर्ती हो जाऊँ तो वो भी नहीं हो पाया। फिर मैं आरजेएस की तैयारी में लग गया। और इस बीच में कई कॉम्पिटिशन्स बीच में रियलिटी शोज़ में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। जैसे सारेगामा में मैंने पार्टिसिपेट किया 2000 में, सेमीफाइनलिस्ट तक रहा मैं उसमें। उस टाइम सोनू जी एंकर करते थे उसको। तो वो रहा एक दौर था। वो अलग अलग चैनल्स पे मैंने पार्टिसिपेट किया, ईटीवी, उर्दू और दूरदर्शन पे मैं लगातार एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था मिशन मनोरंजन। और उसमें तो खैर मैं, वो साप्ताहिक प्रोग्राम था, वो लाइव प्रोग्राम हम लोग करते थे, लगातार मैं टीवी पे रहता था। उसके अलावा भी बहुत सारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं लगातार पार्टिसिपेट करता रहता था।
कई रिकॉर्डिंग्स, कई प्रोजेक्ट्स इस तरह से हम लोग करते रहे। लेकिन वही वाली, जैसे मैंने कहा कि करियर म्यूज़िक को बना पाऊँगा ऐसा मुझे थोड़ा सा शक ही होता था, क्योंकि लगता था कि नहीं, मेरा तो कोई बेस नहीं है और हमारे तो पूरे ख़ानदान में कोई म्यूजिशियन भी नहीं है, मैं अकेला ही था अब भी अकेला ही हूँ तो यूँ करके इनिशियल डेज मेरे करियर के चले, और हालांकि म्यूज़िक से लगातार जुड़ा रहा, जैसे मैंने आपको बताया। और दोस्तों, शुरुआती झटकों को झेलते हुए, अटकते लटकते झटकते ज़िंदगी चली रही थी कि 2004 में अचानक एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। ये टर्निंग पॉइंट था चैनल वी सुपर सिंगर का अनाउंसमेंट, जो मैंने टीवी पर देखा। अच्छा, चैनल वी की बात मैं आपको बताऊं कि चैनल वी ने रियलिटी शोज़ की एक तरह से बहुत ही पहले शुरुआत कर दी थी, आपको सबको पता ही होगा। उन्होंने रियलिटी शोज़ ऑर्गेनाइज किए और जिसके बाद उन्होंने विनर्स का बैंड बनाए। उन्होंने एक गर्ल्स बैंड बनाया था, वीवा, अगर आपको पता हो तो। वो वीवा बैंड था। उसके बाद जब नेक्स्ट रियलिटी शो हुआ तो उन्होंने आसमा बैंड का को क्रिएट किया, जिसमें मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जयपुर के अपने जिमी फेलिक्स भी थे। जिमी फेलिक्स उस बैंड में थे, नीति मोहन, जिमी फेलिक्स, संगीत। तो इस तरह से वो बैंड बना। तो असल में जिमी का मेरे पास फ़ोन आया था कि रविंद्र, चैनल वी इज़ कमिंग अप विद दिस सुपर सिंगर कॉन्टेस्ट एंड आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो हमको पूरा विश्वास था कि हाँ जी, चैनल वी असल में छोटे शहरों से भी कलाकारों को मौका देता है। हमारे सामने जिमी का बहुत अच्छा उदाहरण था, तो सीधे उसमें पहुंच गए और ऑडिशन दिया। अदनान भाई यहाँ पे आए थे जयपुर में ऑडिशन लेने के लिए, तो उनके सामने हम लोगों ने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए फर्स्ट राउंड में। और फिर वो राउंड बाय राउंड, वो ऑलमोस्ट 6 महीने का वो प्रोसेस, लंबा प्रोसेस वो चला। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई में फिर 3-4 राउंड्स अलग अलग, और फिर फिनाले। इस तरह से ये कंपटीशन हुआ। और इसी बीच में मेरे जीवन में एक और खुशी की लहर आई, वो थी मेरी बिटिया सुवर्णा। और जिस वक्त मैं फिनाले में, कॉन्टेस्ट में वहाँ पे जूझ रहा था, उसी वक्त वो पैदा हुई। और उसके आने के बाद मैं फिनाले में आ गया और फाइनली चैनल वी सुपर सिंगर का फाइनल्स में जीत गया। ऑल इंडिया ये कंपटीशन था, हज़ारों लाखों लोगों ने ऑडिशंस दिए थे। और उस जीत के बाद स्टार टीवी के साथ मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उसमें 2 एल्बम्स की टाइम्स म्यूज़िक के साथ डील भी थी। तो एक तरह से एक ब्रेक, बढ़िया ब्रेक मुझे मिल गया। शानदार अच्छे एल्बम्स रिलीज़ हुए, जिसमें विशाल शेखर, प्रीतम दा और संदेश शांडिल्य जी, और संदीप चौटा जी, डॉक्टर पलाश सेन, इन सब म्यूजिशियंस के साथ काम करने का मौका मिला। और वो बहुत ही बढ़िया एल्बम, मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ। और उस एल्बम के रिलीज़ होने के 6 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा पहला प्लेबैक भी मिल गया, जो हिमेश रेशमिया जी ने कंपोज किया था। फिल्म थी इकबाल, और गाना आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी। और दोस्तों, इस टर्निंग पॉइंट के बाद जिस रास्ते पे गाड़ी मेरी चली, वो गाड़ी थी प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में, जो चली रही है अभी भी। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए, रियलिटी शोज जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन जीतने के बाद लगातार प्रोफेशनल्स के एक बोलना चाहिए एक रेस में आपको शामिल होना होता है। तो उसके लिए आपको 1000 बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और इसी तरह मैं अपने आप को बार बार परखता गया। कई फिल्में आई जिसमें राम गोपाल वर्मा की आग, जो उन्होंने काफ़ी बड़ा उनका प्रोजेक्ट था, शोले का रीमेक था, उसमें एक गीत गाया मैंने, होली, मिला तो मरेगा। ये उनकी दूसरी फिल्म थी रक्त चरित्र, उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया। रक्त चरित्र के इनफैक्ट जो दोनों रक्त चरित्र 1 और 2 दो उसके वर्जन उन्होंने बनाए थे, कहानी लंबी थी। दोनों कहानियों के टाइटल सॉन्ग्स मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड हुए, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में। तो ये सब चीज़ें होती रहीं। और फिर उसके बाद एक फिल्म बन रही थी तलाश, जिसमें आमिर खान, रानी मुखर्जी और करीना कपूर का लीड रोल था। और
उनको एक बहुत ही अलग आवाज़ की ज़रूरत थी। राम संपत जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो अचानक उनका फ़ोन आया और फिर गाना मिला उस फिल्म में, जिया लागे ना। जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना। और इस तलाश के गाने के बाद एक अलग, थोड़ा बोलना चाहिए कि एक अलग जगह बन गई प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में। लोग मेरी आवाज़ को पहचानने लग गए ठीक से। और फिर उसके बाद फिल्म आई हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें आप जानते ही हैं शाहरुख खान की फिल्म थी, लीड कर रहे थे वो। उनके अलावा अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, दीपिका पादुकोण और काफ़ी लंबी बड़ी चौड़ी कास्ट थी उसकी। और उस फिल्म में एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग शूट होना था जिसको कनिका कपूर ने गाया था। अब असल में हुआ ये कि ये कनिका कपूर का एक एल्बम का गाना था। शुरू में उन कनिका कपूर के साथ में काफ़ी समय से हम लोग एसोसिएटेड रहे हैं, मैं और डॉक्टर जूस। तो डॉक्टर जूस को आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा कहानी को इस तरफ घुमा रहा हूँ। डॉक्टर जूस म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं जिनके गाने हम लोग सब सुनते आए हैं, झूमते आए हैं। ओ कंगना तेरा नी सानू करे इशारे। और फिर मेरे साथ जो उनका गाना था, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो डॉक्टर जूस, कनिका कपूर और मैं मिलके एक एल्बम पे काम कर रहे थे और एक ये गाना बना था, नी मैं कमली हो गई नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। तो ये गाना जब प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचा तो उनको बहुत पसंद आया और विशाल शेखर जी को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने इस गाने को कुछ उसके बोल बदले और इस गाने को लवली के रूप में इसको पेश किया। इस गाने को थोड़ा टेम्पो चेंज हुआ इसका और फिर गाना बना, लवली हो गई नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। और मेरा पार्ट आया, घर आया मेरा सोना सजन, घर आया मेरा सोना सजन, घर आया मेरा सोना सजन, घर आया मेरा सोना सजन। तो ये जब गाना रिलीज हुआ तो भाई साहब धमाका हो गया, ज़बरदस्त। लोगों ने बहुत पसंद किया इस आइटम सॉन्ग को। और इतना चला गाना, इतना चला कि 50 हफ्ते तक रेडियो मिर्ची के फर्स्ट 10 में, इनफैक्ट फर्स्ट 5 में लगातार ये गाना बना रहा और इस गाने को मिली गोल्डन डिस्क। जी हाँ, बहुत प्रेस्टिजियस और बड़ा मुश्किल से मिलने वाला ये अवार्ड होता है। तो वो अवार्ड मैंने जीता अपने इस गाने के लिए। और लगातार फिर म्यूज़िक एक सफ़र है, इस सफ़र में हम लोग हैं, आपके साथ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस सफ़र को मैं यूँ ही जारी रखूँ। लाइफ मंत्र अगर मुझसे कोई पूछे तो लाइफ का मंत्र तो देखो जी एक ही है, और वो मेरे फर्स्ट एल्बम का एक सुंदर सा गाना है, विशाल शेखर जी का म्यूज़िक, कुमार भाई का लिरिक्स। सुनिए। सब्र कर सब्र कर सब्र कर सब्र कर, देर है अंधेर नहीं मौला के घर। सब्र कर ना बैठ उम्मीदें छोड़ के, वो तुझको देगा तोड़ के। तेरे कर्मों का फल लगा है जिस जिस शाख पर। सब्र कर सब्र कर सब्र कर सब्र कर। तो म्यूज़िक का सफ़र यूँ ही चलता जा रहा है और इस सफ़र में अब बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में मैं सिर्फ राजस्थानी, हमारी जो मेरी भाषा है, हमारी भाषा है राजस्थान वालों की, उसके अलावा मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, मराठी, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारा रीजनल म्यूज़िक मैंने लगातार उस म्यूज़िक में मैंने गाया है, अपनी आवाज़ में दे रहा हूँ। और राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थानी हमारी केवल राजस्थान के लोगों के लिए नहीं, हम तो अब वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए राजस्थानी म्यूज़िक को एक नए फ्लेवर में लगातार पेश कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं, मुझे पता है। हमारे गीतों को जिस तरह से आप लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारा राजस्थानी म्यूज़िक भी उस मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में, एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल म्यूज़िक में गिना जाएगा, जहाँ पर फुट टैपिंग म्यूज़िक होता है और युवा वर्ग उसे बहुत पसंद करता है। आई होप एवरीबडी विल लाइक दिस म्यूज़िक। और जीवन का सफ़र है, संगीत का सफ़र है, और ये चलता रहेगा। आप सबका साथ अगर रहेगा तो और मज़ा आएगा।